सो जय एवरीवन, आई होप सभी के सभी बेहतर और बढ़िया होंगे। मॉक टेस्ट नंबर 10 होने वाला है। देखो आप देख रहे हो तो आप ऐसा करिएगा, वीडियो को पर क्वेश्चन में पॉज करिएगा और स्कोर बताइएगा। 20 में आपका 10, 15, 18, 16, 12, 5, 4, 3 और अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेता हूँ तो आपका 8 नंबर लाना मैंडेटरी है अगर पास करना है यहाँ पर। ठीक है, 20 क्वेश्चन अपन करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ज़रूर बताना, गलत सही से मत डरा करो। ठीक है, वन मोर थिंग, पीडीएफ इससे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट 9 करा चुका हूँ, उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। अभी हम क्या है, मॉक टेस्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। तो हम चलो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मीनिंग हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक्सप्रेस द मीनिंग, मतलब कि साइनोनिम बताना है ट्यूमल्ट का। ठीक है, अब ट्यूमल्ट का मतलब क्या होता है, सरप्राइज का मतलब होता है एस्टोनाइज्ड करना। सरप्राइज के बाद आप एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, एस्टोनाइज्ड होना, अमेज्ड होना, अमेजिंग, ये इसका साइनोनिम होता है। पीस का मतलब होता है शांति। ठीक है, और क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता। यहाँ पे इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अपरोर। ठीक है, टूमल्ट का मतलब होता है तुम उल्टा क्यों हो, तुम यूएलटी, भाई TUM मैंने लिख दिया तुम और ULT लिख दिया उल्टा, तो तुम उल्टा भाई क्यों हो, तुम उल्टा क्यों हो, तो वो ट्यूमल्ट का मतलब होता है शोरगुल, हंगामा। ठीक है, जिसे अपरोर भी आप बोलते हैं, अपरोर हो जाता है। ठीक है, ट्यूमल्टस भी एक मीनिंग हो जाती है अपरोर। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, अपने को अपोजिट बताना है, अपने को अपोजिट बताना है सेकेंड नंबर पे। सिंपल सा है, देखो एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, SCOLD, स्कॉल्ड करना, चाइल्ड करना, CHIDE, रिब्यूक करना, इन सभी का मतलब होता है फटकारना। ठीक है, एडमोनिस का मतलब होता है मुनि लोगों ने सबको क्या किया, फटकारा, एडमोनिस। ठीक है, जब कोई अड़ गया, अड़ गया तो मुनि लोगों ने क्या किया, सबको फटकारा, डांटा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डांटना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बी लिटिल का मतलब होता है तुच्छ, ना के बराबर। ये मीनिंग मैं ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ। बी लिटिल होता है तुच्छ। अटैक मतलब होता है किसी के ऊपर हमला करना। हार्डन मतलब होता है कठोर, सख्त। एप्लूडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। सर देखो, एडमोनिश का मतलब डांटना, तो एप्लूडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी का भी राइट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है यहाँ पे क्या होगा, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, हमें यहाँ पे स्पेल्ट करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सी मीनिंग राइट है। ठीक है, हमें यहाँ पे वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट। ओके, तो कौन सी मीनिंग राइट है ये हमें बताना है। सिंपल सा देखो, यहाँ पे भाई डिसअप्रूव की मीनिंग हमसे पूछ ली है, DIS होगा, डिस तो सब में है। देखो यहाँ पे नहीं है, ये डबल एस लगा दिया खत्म। ठीक है, ये डबल एस लगा दिया खत्म। और डबल पी होता है अप्रूव, सभी ने सुना होगा ना, अप्रूवल APP होता है, अप्रूव ROVE, तो APPROVE हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोनों तो अपने खत्म ही हो गए थे क्योंकि डबल एस होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डिसअप्रूव, APP इसमें नहीं आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड 3 राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी का राइट होगा, थर्ड का 3 राइट था। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, मतलब हमें यहाँ पे एरर बताना है कि किस सेंटेंस में एरर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं कि किस सेंटेंस में एरर है। तो द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हियर बाई नून, मैं ये आप सभी को बता चुका हूँ, पहले भी ये चीज़ मैं आप सभी के साथ में करा चुका हूँ। देखो यार, यहाँ पे विथ हिज लिखा है, इसके साथ में इसके अलावा जब कभी ऐसे केस आ जाएं, यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं एज वेल एज, आप कॉपी में लिख रहे हो तो लिख लेना। वैसे मैं आपको ग्रामर रूल की जो मैंने PDF दी उसमें मैंने मेंशन कर रखा है, पहले ही पार्ट टॉप 10 रूल्स में ये है। एज वेल एज होता है, अलॉन्ग विथ होता है, अलॉन्ग विथ होता है, टुगेदर विथ होता है, टुगेदर विथ होता है। ठीक है, और बट होता है, लाइक होता है, अनलाइक होता है। ठीक है, हीडेड बाई, गॉन्ड बाई, गवर्नड बाई, गाइडेड बाई, ये शब्द जो होते हैं विथ होता है। इन सभी वर्ड से जब कोई सेंटेंस कनेक्ट होता है तो जो वर्ब आती है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। जो डॉक्टर है इधर अपना सिंगुलर है, जबकि इन्होंने वर्ब यहाँ पे आर यूज कर दिया, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस वजह से आप यहाँ पे इज का यूज करेंगे। तो डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स, अब इंटर्न्स के अकॉर्डिंग आप आर जा रहे हैं तो गलत है। मैंने क्या बोला, कुछ वर्ड्स बोले एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक। ठीक है, रेदर देन, गवर्नड बाई, गाइडेड बाई, विथ, ठीक है, हीटेड बाई, ये करके कुछ वर्ड हैं जिनके अकॉर्डिंग आप एयरफोर्स के पेपर के लिए 2-3 वर्ड शुरू वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट,
ठीक है, और एज वेल एज फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आर की जगह पे ई जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट था। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर, देखते हैं 5 नंबर पे क्या दे रखा है। एक्टिव से पैसिव बनाना है। फिर से मैं बता चुका हूँ, सिंपल सा इज एम आर जब आपका होता है और आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब आपका लग जाता है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। न्यू टेलीफोन यहाँ पे आपका न्यू टेलीफोन केबल से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे केबल्स है, यहाँ पे केबल्स है, आर वर्ब था, तो आगे जो वर्ब आएगा प्लूरल है तो आर बीइंग आपका वर्ब आएगा। ठीक है, ये हटा, ये हटा, ये हटा, ऑप्शन नंबर ए राइट। वर्ब का नॉलेज था आपको, देखते ही मैंने बताने में टाइम लिया, आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं। आपको पता था कि भैया जब ई जे मार दे रखा है पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आगे बीइंग वाला केस जाता है। ठीक है, तो आप आईएनजी वाले केस में तुरंत कन्वर्ट कर जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है, बाकी तो बिल्कुल गलत ही थे ना। नेक्स्ट 6 नंबर सेंटेंस है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच को चुनना है। उमा आस्क्ड मी हाउ इज योर ब्रदर। उमा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई कैसा है। ठीक है, ओके, तो उमा आस्क्ड मी, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, हाउस भी ठीक है, हाउ इज योर ब्रदर यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, हाउ इज योर ब्रदर। ओके, तो हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर ब्रदर मतलब हाउ इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कैसा है, सिंपल सी बात है भाई मेरे। यहाँ पे हाउ इज योर ब्रदर मतलब आपका जो सेंटेंस है वो अब योर को पहले तो कन्वर्ट करोगे मी के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली यू ऑल ऑफ नो कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि आई और मी सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, लेकिन जो पॉजिटिव केस होता है वो योर, तो वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब कि जब मी के अकॉर्डिंग योर को कन्वर्ट करोगे आप तो भाई मेरे माई आएगा, क्या आएगा, माई आएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इज वाला था तो वाज वर्ब जाएगी तो ये खत्म हो गया, और यहाँ पे माई इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक, ओके, अब हमारा क्या राइट आंसर होगा, उमा आस्क्ड मी हाउ वाज माई ब्रदर, हाउ माई ब्रदर वाज, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रूल मैं पहले भी करा चुका हूँ, ऐसे एग्जांपल भी पहले करा चुका हूँ। आप अगर डेफिनेटली पीछे अगर प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हमने को फिलर का क्वेश्चन आ चुका है, फिल वाला है। ठीक है, तो डिग्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है, तो ही इज डॉट डॉट पुअरर देन ऑल हिज फ्रेंड्स, वो पुअरर है ऑल हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज मच पुअरर। ये मैं पहले सेम टू सेम क्वेश्चन आई थिंक 7वें या 8वें प्रैक्टिस सेट में किया था। मच का यूज करेंगे बिकॉज अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में मच का यूज करते हैं। ओके, ही इज मच पुअरर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव डिग्री का केस 1 से 2 मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर ऑफ द टू लगा है, ऑफ द टू किसी भी कॉम्पिटिटिव डिग्री में लगा है, तो आपका जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होता है उससे पहले आप दा का यूज करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप दा का यूज करेंगे। उसके बाद अगर डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज हो रहा है, ठीक है, किसी सेंटेंस में डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो पहले वाले के साथ में आप दा लगा के यूज करेंगे। दूसरा, सुपरलेटिव डिग्री जैसे होती जो भी होती है तो उसके साथ में हम मोस्ट का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो मोस्ट है तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। चलो एक बात और बता देता हूँ, एनी अदर और ऑल अदर, सुपरलेटिव डिग्री में इनका कभी भी यूज नहीं किया जाता, बिकॉज ये अपने आप में होता है। एनी अदर और ऑल अदर का यूज आप एज अ कॉम्पिटिटिव डिग्री करते हैं, एज अ कॉम्पिटिटिव डिग्री करते हैं एनी अदर और ऑल अदर का यूज। ठीक है, एनी अदर ऑल अदर, एनी अदर सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ऑल अदर प्लूरल के लिए यूज करते हैं, बट कॉम्पिटिटिव डिग्री में। दूसरी बात, एक आप सभी को लग रहा होगा भैया कि एक सेंटेंस में एनी मतलब कि सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री और कॉम्पिटिटिव डिग्री दोनों आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, कोई भी सेंटेंस है उसके बाद आपको इफ़ नॉट से कनेक्ट कर देना है, इससे इफ़ नॉट से कनेक्ट कर लेना है, और दूसरा आपका कॉम्पिटिटिव बना देना है, सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर के बाद 8 नंबर सेंटेंस देखते हैं। वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री, तो सिंपल सी बात है, देखो एग्री है यहाँ पे, एग्री के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये हमें पूछा है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है, एग्री विथ योर आइडियाज़ हो जाएगा, एग्री विथ योर आइडियाज़ हो जाएगा। वी रिस्पेक्ट, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बट हम आपके आइडियाज़ से हैं जो एग्री नहीं करते हैं, तो एग्री विथ योर आइडियाज़ आ जाएगा। ठीक है, और एग्री यहाँ पे हो गया तो विथ हो गया। ठीक है, और एंग्री करके एक वर्ड होता है गुस्सा वाला, तो एंग्री के साथ में 2 प्रीपोजिशन यूज होते हैं, एक तो विथ होता है और एक एट होता है। ठीक है, एंग्री के साथ में 2 प्रीपोजिशन होते हैं, एक तो विथ होता है और एक एट होता है, तो एंग्री विथ पर्सन होता है और एंग्री एट समथिंग होता है। ठीक है, किसी चीज़ से अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप एट का यूज करेंगे, और किसी आप व्यक्ति से कर रहे हैं तो आप विथ का यूज करेंगे। ठीक है, एग्री किसी से सहमत होने के लिए भी आप विथ का यूज करते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे 9 नंबर सेंटेंस की हो। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई होप अभी तक आप सभी को सेंटेंसेस कठिन नहीं लगे होंगे और एग्जाम रिलेवेंट भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन गो टू डॉट डॉट नेशनल आर्ट गैलरी, आर्टिकल का क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन गो टू डॉट डॉट नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट डॉट डॉट जू फर्स्ट। 9 नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंपल सा है, देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या फिक्स चीज़ों की बात हो रही है, मतलब कि मैंने क्या बताया, डिफिनिट आर्टिकल की बात हो रही दोनों जगह पे। यू कैन गो टू दी नेशनल आर्ट गैलरी, आप नेशनल आर्ट गैलरी जाइए, बट आई वांट टू जू, बट आई वांट टू विजिट, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू विजिट द जू फर्स्ट, मैं जू फर्स्ट विजिट करना चाहता हूँ। तो दोनों की दोनों चीज़ें क्या डिफिनेटली सर्टेनली होने वाली ही हैं। तो आप यहाँ पे दादा का यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को लग रहा होगा कि भैया अगर हम देखो, ये तो वर्ड रिक्वायर्ड ऐसा है नहीं कि कोई वर्ड रिक्वायर्ड, बिकॉज जो अनकाउंटेबल थोड़ी है कि नहीं आप आर्टिकल, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, सेम टू सेम पहला खत्म हो गया। अब ए का यूज के आप कहाँ पे बताओ, ए का यूज लग रहा है, ए जू फर्स्ट, आई वॉन्ट टू विजिट आ जू फर्स्ट, एक जू पहले घूमेंगे फिर बाद में दूसरा जू घूमेंगे, बाद में तीसरा जू घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, दोनों चीज़ें सर्टेन बात की जा रही। तो अब दादा का यूज यहाँ पे परफेक्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, और जो राइट भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे 10 नंबर की ओर। आउट ऑफ द ब्लू, अच्छा इडियम है, बहुत बार पूछा जाता है। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जो चीज़ समझ से बाहर हो, समझ से परे। बीट समन ब्लैक एंड ब्लू, ये नहीं होगा। लव्स टू वियर ओनली ब्लू कलर क्लॉथ्स, ऐसे नहीं होगा। देखो मैं बता देता हूँ, इडियम करने का क्या होता है, जो एग्जाम्पल दे रखा, जो चीज़ दे रखी उससे थोड़ा सा आपको बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ बोला है वो चीज़ें नहीं करना, उससे एक स्टेप आपको आगे बढ़ के सोचना, आप डेफिनेटली सही करोगे। जो बोल रखा है आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा, लव्स टू वियर ओनली ब्लू कलर क्लॉथ्स, ये तो होगा ही नहीं। आप सभी ये बिल्कुल क्लियर कर दे रहा है कि ऐसा है क्या। जो कैंडिडेट पहली बार देते हैं, जिनको समझ नहीं होती, वो ऐसे ऑप्शंस पे जाते हैं कंप्लीटली ऑनेस्टली। अब देखो आउट ऑफ द ब्लू मतलब किसी चीज़ का मतलब बाहर से हो, मतलब ऐसा लग रहा है सेंस कि आउट ऑफ द ब्लू मतलब जो ब्लू है उससे आप बाहर हैं, बच के निकल गए, ठीक है। तो उसका आंसर जो होगा कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। तो आंसर नंबर 10 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, ये मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ में एक पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ यार, तो आई होप आप सभी को टेलीग्राम पे फ्री पे है, तो आप सभी को उसमें पढ़ने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, देख लेना, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। जो वैसे मैं बता देता हूँ, कैमल का जो साउंड होता है वो ग्रंट करता है, हाँ, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, ब्रेक इसका होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, डंकी का होता है, ठीक है, हाँ। और रोड बता चुके हैं, कैमल का आपका ग्रंट होता है, कैमल का ग्रंट होता है। मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा, नहीं बता पाया तो फिर मत कहना कि भैया अरे, ठीक है, रुकिएगा एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर क्या है अपने सामने, फिर से क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, ठीक है। OWS इसी को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, कुछ लोगों का समूह जो कंट्री के ऊपर मतलब राज करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमसे पूछ लिया है, तो वो आपका होता है ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जो लाइक धन के द्वारा शासन किया जाए, राज्य किया जाए, वो होता है प्लूटोक्रेसी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, तानाशाही टाइप में एरिस्टोक्रेसी हो जाता है। थियोक्रेसी, थियो का मतलब ये होता है गॉड के द्वारा जो शासन किया जाए, वो थियोक्रेसी होता है। तो ओलिगोक्रेसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुछ लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन आपका ओलिगोक्रेसी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रेसी एक वर्ड होता है, CRACY, जिसका मतलब ही होता है शासन, ठीक है, शासन। डेमोक्रेसी सुना है ना, प्रजातंत्र, वही वाला है आपका यहाँ पे, ठीक है। और भी वर्ड होता है, बट अभी क्या जो एग्जांपल है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। प्लूटोक्रेसी मनी से रिलेटेड होता है, एरिस्टोक्रेसी आपका रूल बाय नोबल पर्सन होता है, थियोक्रेसी आपका गॉड से रिलेटेड होता है, गॉड के द्वारा मतलब शासन करना। प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल फॉर्म पूछ लिया, तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी है। सिंगुलर प्लूरल अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आपको लगभग 20 से 25 शेयर करूंगा, बस उन्हीं में से आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं। आप लूसेंट बुक पढ़ी होगी, उसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया रेडियस का फुल फॉर्म मतलब कि प्लूरल, तो रेडी होता है RADDI, ठीक है, RADDI, तो ये होता है आपका इसका प्लूरल। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ता है 14 नंबर, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, आपको इसमें मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट, इसी में आंसर आपका दे रखा होता है। हमने देखा B नंबर से आंसर कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो कोई ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। आगे, आ मर्चेंट वॉच कन्फ्रंट बाई अ हाईवे रॉबर, 14 नंबर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, 14 नंबर हम यहाँ पे कर रहे हैं। ए मर्चेंट, द मर्चेंट, देखो पहले सिंपल सी बात है, ए मर्चेंट के बारे में बात हो रही, फिर द मर्चेंट वन,
स्केयर टू डेथ, वो चीज़ बाद में मर्चेंट डर रहा है, इसका मतलब डी से भी नहीं सेंटेंस होगा। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन बी कट दिया, हमने ऑप्शन डी कट दिया। अब या तो ए से स्टार्ट होगा या तो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। द रॉबर डिमांडेड ऑल इज वैल्यूएबल और थ्रेटन टू किल हिम, किसे रॉबर ने डिमांड किया, किससे डिमांड किया, वो चीज़ हमें मेंशन ही नहीं कर रखी है। ऑप्शन ये भी गलत हो गया, हम सी से स्टार्ट करके देख लेते हैं, मे भी हो सकता है, नहीं भी हुआ तो ऑप्शन हमें बी वाला में डाउट है, चेक कर लेते हैं हमें क्या आएगी उस दिक्कत है। द मर्चेंट वॉज स्केयर टू डेथ, सॉरी सी से, अ मर्चेंट वॉज कन्फ्रंटेड बाई ए हाईवे रॉबर, ठीक है, किसी कन्फ्रंट मतलब रोके गए हाईवे रॉबर के द्वारा। सी के बाद ए नंबर, द रॉबर डिमांडेड, देखो मिला भाई आंसर सी केवल, मतलब किसी मर्चेंट को रोका गया हाईवे में, ठीक है, हाईवे रॉबर के द्वारा। द रॉबर ने डिमांड किया ऑल इज वैल्यूबल्स और थ्रेटन टू किल, उसके पास जो वैल्यूबल चीज़ें थी उसका डिमांड किया, और अदरवाइज वो कहता है मार देंगे, ऐसा वाला सीनेरियो, ठीक है। आगे, और द मर्चेंट वॉज स्कैर्ड टू, भाई वो तो डर गया, मैं तो डर गया बोला, सीन आप सभी ने देखा होगा। बी नंबर, बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट एंड चैलेंज द रॉबर, बट भाई वो तो बिल्कुल धागा टाइप का आदमी था, तो वो बस समझ जाओ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। बताने में टाइम लगा, करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। पेपर में 20 मिनट करने के लिए 20 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट का टाइम होता है। अगर आप समझदार हो तो 10 मिनट में मैक्सिमम आप पेपर करके साइड में रख दोगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, हमें यहाँ पे बताना है किस सेंटेंस में आपका एरर है। सिंपल सी बात है, तो देर आर सम मेंबर्स हु हैव नॉट पेड हिज सब्सक्रिप्शन एट, अच्छा देर आर सम मेंबर्स, यहाँ पे अभी कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी मतलब सब्सक्रिप्शन टाइप में नहीं पे किया, ये चीज़ हमसे यहाँ पे बोल रहा है 15 नंबर, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपल से इसका आंसर क्या होगा, ये मुझे आई थिंक आप सभी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर, बताओ भाई। देर आर सम मेंबर्स हु हैव नॉट पेड हिज सब्सक्रिप्शन एट, तो यार यहाँ पे क्या है, सम मेंबर्स की बात हो रही है, ये प्लूरल चीज़ है, ठीक है। और हिज एज अ जब यूज करता है, जब पॉजिटिव केस यूज करता है, बट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करता है, तो आप हिज की जगह पे दियर का यूज करेंगे, THEIR, जो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, हिज सब्सक्रिप्शन एट, ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। पैसेज है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सभी को बस एक बार पैसेज पढ़ना है और आंसर करने हैं खुद ही। मैं बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ बस। अ नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इसेंशियल, ग्रामर की स्पेलिंग में डबल ए आता है, ये याद रखना, गलतियाँ मत होनी चाहिए। एक नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग बाय विच वंस माइंड इज जज्ड। स्टडिंग ग्रामर मीन्स हार्ड वर्क, इट मस्ट बी लर्नड एज अ होल विथ नो पार्ट ओमिटेड एंड इट डिमांड्स मच थॉट एंड पेशेंस बट वंस रिक्वायर्ड। देखो सिंपल सी बात है, पैसेज करने का निंजा टेक्निक क्या है भाई मेरे, सबसे पहले तो आप सभी को समझ में क्या आना चाहिए कि जैसे आप पैसेज करते हो, तो पैसेज करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को पहले क्वेश्चंस देखने चाहिए, फिर पैसेज करने चाहिए। हम बस एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आपको बता देते हैं, पैसेज आपको खुद ही करना है पेपर में। और इसमें बस आपको एक टेक्निक बताता चलता हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा पैसेज जल्दी जल्दी से देख लो कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ, बस कि एक दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन आप सेंस से भी कर सकते हो, क्योंकि पैसेज सेंस पे चल जाता है। And patience, but once required it can give a lifetime's pleasure and profit. It study requires to physical hardship, no special room or expenses. If people spend only their leisure, मतलब होता है आराम, स्पेलिंग देख लेना, गलती मत हो दोबारा। टाइम स्टडिंग ग्रामर, they could master it in 1 year. The author learned it in less than a year. As a private soldier earning 6 pence a day, he sat on his bed and studied, unable to afford candle or oil. He read in winter by firelight when it was his turn. If he could manage it thus and with no outside encouragement, then any youth, however poor or busy, could do the same. चलो, तो हमें कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं समझ में आया। चलो, वाई शुड वी लर्न ग्रामर, हमें ग्रामर क्यों सीखना चाहिए, ये आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंपल सा आंसर मेंशन कर रखा था, टू डेवलप स्पीकिंग स्किल, टू डेवलप राइटिंग स्किल, टू हैव अ मास्टरी ओवर लैंग्वेज, टू एक्वायर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो हमें ग्रामर क्यों सीखनी चाहिए, फर्स्ट लाइन में ही आंसर मेंशन कर रखा था, ये देखो, नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग। गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पे मिली हुई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू कर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे पैसेज आएगा, ऐसे छांट के लिखना होगा। अब आपके सामने पैसेज होगा और सामने क्वेश्चन होगा, देखते ही भाई आप इससे आंसर क्लिक करने वाले थे, पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा। हाउ डज द वर्ड जज अ मैन्स माइंड, एक जो जज करके हमने वर्ड पढ़ा, वो मैंस माइंड को कैसे जज करता है, ये हमसे पूछा है। तो उसकी जो स्पीच होती है और उसकी राइटिंग, इससे जज करता है, ये वर्ड वहीं पे आगे मेंशन कर रखा था। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गेन मास्टरी ओवर ग्रामर, मतलब कितना समय लगता है ग्रामर पे मास्टरी करने के लिए। तो सिंपल से यार पहले दूसरी लाइन में इसका भी आंसर मेंशन कर रखा था, ग्रामर पे मास्टरी करने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है भाई, बाई विच वंस माइंड इज जजेड, स्टडिंग ग्रामर मीन्स हार्ड वर्क, इट मस्ट बी लर्न एज अ होल विथ नो पार्ट ओमिटेड एंड इट डिमांड्स मच। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई मेरे, तो कहाँ पे आएगा, पीपल स्पेंड देयर लीजर टाइम कुड इन 1 ईयर। ठीक है, इफ पीपल स्पेंड देयर लीजर टाइम स्टडिंग ग्रामर, अगर फ्री वाला टाइम अगर ग्रामर में सीखने में अगर आदमी बिताए तो 1 साल में अच्छी ग्रामर सीख सकता है। तो 1 ईयर इसका राइट आंसर होगा, 1 ईयर इसका राइट आंसर होगा। जो कौन सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 18 था कि 19 था, 1 ईयर इसका, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। राइटर का जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, वो क्या था, वो एक सोल्जर था। सोल्जर के बारे में तो बात की जा रही, टीचर आर्टिस्ट क्लर्क की तो बात भी नहीं की गई, सोल्जर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट 20 नंबर, द लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, जो लर्निंग ऑफ ग्रामर है वो क्या हमें मतलब क्या बनाता है, क्या हो मतलब करना चाहिए, क्या हो मतलब करना चाहिए। तो थॉटफुल, पेटेंट एंड पाइस मील, हॉलिस्टिक, थॉटफुल एंड रैपिड, तेज बनाता है, थॉटफुल, रैपिड एंड पीसा मील। पेटेंट, देखो मैं इसका आंसर आप सभी को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा पेटेंट, थॉटफुल एंड हॉलिस्टिक, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आप सभी को करना क्या चाहिए था, आप सभी को वीडियो को पॉज करना चाहिए था, पैसेज का स्क्रीनशॉट निकालना चाहिए था, फिर आपको क्वेश्चन देखकर करते जाना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। 20 क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, सॉल्यूशन आप सभी ने देख ही लिया है, और बाकी तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पे जरूर आस्क कर लेना, और बस यही है, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।